फिल्म की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आसमान में उड़ते एक अमेरिकी बॉम्बर प्लेन से होती है। चारों तरफ सिर्फ बादल और नीचे अनंत समुद्र दिखाई देता है। इस प्लेन में कई सैनिक मौजूद होते हैं और उन्हीं में से एक है लुई जाम्पेरिनी, जिसे सब लोग लुई कहते हैं। लुई बॉम्बार्डियर की पोजीशन पर बैठा दूरबीन से नीचे समुद्र को देख रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वह बहुत थका हुआ है। प्लेन काफी पुराना और खराब हालत में होता है। क्रू मेंबर्स मजाक में कहते हैं कि यह प्लेन उड़ने के लायक भी नहीं है। कॉकपिट में पायलट फिल और कप प्लेन संभाल रहे होते हैं। सब लोग टेंशन कम करने के लिए जोक्स कर रहे होते हैं। कप एक डक वाला जोक सुनाना शुरू करता है, लेकिन तभी अचानक प्लेन जोर से हिलता है। पूरे एयरक्राफ्ट में वायलेंट शेकिंग शुरू हो जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। पायलट गेजेस चेक करता है और पता चलता है कि एक इंजन बंद हो चुका है। प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है। अब बाकी इंजन्स पर ज्यादा प्रेशर आने लगता है। इंजीनियर को इंजन फेदर करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन प्लेन इतना ज्यादा हिल रहा होता है कि वह गलती से रॉन्ग बटन दबा देता है। बस यहीं से सिचुएशन पूरी तरह डेंजरस बन जाती है। प्लेन अचानक कंट्रोल खोने लगता है। कॉकपिट में अलार्म्स और हवा की तेज आवाज गूंजने लगती है। पायलट जोर से चिल्लाता है, प्रिपेयर टू क्रैश। यह सुनते ही पूरे प्लेन में पैनिक फैल जाता है। लुई तुरंत कॉकपिट से बाहर भागता है और बाकी क्रू को क्रैश पोजीशंस लेने के लिए बोलता है। कुछ लोग लाइफ राफ्ट्स तैयार करने लगते हैं। कुछ लोग रेडियो से मदद भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब प्लेन तेजी से समुद्र की तरफ गिर रहा होता है। हर किसी के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई देता है। इसी दौरान अचानक फिल्म हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। अब हम 1936 के बर्लिन ओलंपिक स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। यहां हजारों लोग मौजूद होते हैं। पूरा स्टेडियम फ्लैग्स और सोल्जर्स से भरा होता है। लुई पहली बार इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट में आया होता है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई देती है। वह आसपास मौजूद एथलीट्स को देखता है। तभी अनाउंसर फेमस एथलीट जेसी ओवेंस का नाम लेता है, जिसने कई गोल्ड मेडल्स जीत लिए होते हैं। अब फोकस लुई की रेस पर आता है। अमेरिका की तरफ से लुई भी 5000 मीटर रेस में भाग ले रहा होता है। दूसरी तरफ उसका फैमिली घर पर रेडियो पर ओलंपिक्स सुन रहा होता है। सबकी नजरें लुई पर होती हैं। रेस शुरू होती है। शुरुआत में लुई पीछे चल रहा होता है। फिनिश रनर्स काफी आगे निकल चुके होते हैं। कमेंटेटर्स भी बोलते हैं कि लुई पीछे छूट रहा है। घर पर उसका भाई पीट रेडियो सुनते हुए टेंशन में बैठा होता है, लेकिन तभी लुई अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू करता है। धीरे धीरे वह रनर्स को पीछे छोड़ने लगता है। अब कमेंटेटर्स भी शॉक्ड हो जाते हैं। लास्ट लैप में लुई इतनी तेजी से दौड़ता है कि पूरा स्टेडियम उसकी तरफ देखने लगता है। वह एक एक रनर को पीछे छोड़ता जाता है। हालांकि वह रेस जीत नहीं पाता, लेकिन उसकी फाइनल लैप इतनी तेज होती है कि सब लोग हैरान रह जाते हैं। कमेंटेटर्स जोर से अनाउंस करते हैं कि लुई ने अनबिलीवेबल स्पीड दिखाई है। घर पर उसका फैमिली खुशी से चिल्लाने लगता है। यहीं से लुई पूरे अमेरिका में फेमस हो जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी जल्द ही बदलने वाली होती है, क्योंकि अब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की आग में उतर चुकी होती है। फिल्म वापस ओशन क्रैश वाले सीन पर लौटती है। प्लेन तेजी से समुद्र की तरफ गिरता है और अगले ही पल भयानक इंपैक्ट होता है। पानी जोर से प्लेन के अंदर घुस जाता है। लुई खुद को समुद्र के अंदर फंसा हुआ पाता है। उसके शरीर के चारों तरफ टूटे हुए वायर्स उलझे होते हैं। वह पैनिक में खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसकी सांस खत्म होने लगती है। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगता है कि लुई अब नहीं बचेगा, लेकिन अचानक वह खुद को वायर से छुड़ा लेता है और पूरी ताकत से ऊपर तैरने लगता है। आखिरकार उसका सिर पानी के ऊपर आता है। चारों तरफ सिर्फ तेल, टूटे हुए प्लेन के टुकड़े और समुद्र दिखाई देता है। लुई इधर उधर देखता है और उसे फिल दिखाई देता है, जो बुरी तरह घायल होता है। थोड़ी दूर मैक भी किसी तरह बचा हुआ होता है। तीनों किसी तरह एक छोटी येलो राफ्ट तक पहुंचते हैं। लुई फील के सिर के घाव को अपनी शर्ट से दबाकर रोकने की कोशिश करता है। अब तीनों विशाल पैसिफिक ओशन के बीच अकेले फंस चुके होते हैं और उन्हें अभी अंदाजा भी नहीं होता कि उनका असली नाइटमेयर अब शुरू होने वाला है। समुद्र के बीच छोटी सी राफ्ट पर बैठे लुई, फिल और मैक अब पूरी तरह अकेले फंस चुके होते हैं। चारों तरफ सिर्फ नीला समुद्र दिखाई देता है। ना कोई जहाज, ना कोई मदद, ना जमीन का कोई निशान।
तीनों बहुत देर तक आसमान की तरफ देखते रहते हैं कि शायद कोई रेस्क्यू प्लेन उन्हें देख ले। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि अब उन्हें खुद ही सरवाइव करना होगा। राफ्ट में इमरजेंसी सप्लाईज बहुत कम होती हैं, थोड़ा सा चॉकलेट, बिस्किट्स और कुछ पानी की बॉटल्स। मैक सबसे पहले घबराने लगता है। वह सीक्रेटली चॉकलेट्स निकालकर खाना शुरू कर देता है। जब लुई को पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वही खाना उन्हें कई दिनों तक बचा सकता था। अब सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। दिन के समय सूरज इतनी तेज गर्मी देता है कि तीनों की स्किन जलने लगती है। उनके होंठ सूखने लगते हैं और शरीर में पानी की कमी होने लगती है। रात में समुद्र का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो जाता है। तीनों कांपते हुए राफ्ट में एक दूसरे के पास बैठे रहते हैं। कुछ समय बाद शार्क राफ्ट के आसपास घूमना शुरू कर देती है। विशाल शार्क्स पानी के नीचे राफ्ट से टकराती रहती हैं। तीनों डर जाते हैं कि अगर राफ्ट पलट गई तो वे जिंदा नहीं बचेंगे। अगले दिन लुई सर्वाइवल के लिए फिशिंग करने की कोशिश करता है। वह बर्ड्स पकड़ने का आइडिया देता है। काफी देर बाद एक बर्ड राफ्ट पर बैठती है और लुई अचानक उसे पकड़ लेता है। तीनों उसे खाकर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। लुई बर्ड के पीसेस को फिशिंग बेट की तरह भी इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे वह छोटी मछलियां पकड़ना शुरू कर देता है। अब भी उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही होती है। सूरज की वजह से उनकी स्किन छिलने लगती है। उनके चेहरे पूरी तरह कमजोर और सूखे दिखाई देने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक आसमान में प्लेन दिखाई देता है। तीनों खुशी से चिल्लाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि रेस्क्यू आ गया है। लेकिन जैसे ही प्लेन पास आता है, उन्हें समझ आता है कि वो जापानीज एयरक्राफ्ट है। प्लेन तुरंत उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। लुई और बाकी दोनों राफ्ट में लेटकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। गोलियां राफ्ट के बिल्कुल पास पानी में गिरती हैं। एक गोली राफ्ट को छूते छूते बचती है। काफी देर बाद प्लेन वहां से चला जाता है, लेकिन राफ्ट बुरी तरह डैमेज हो चुकी होती है। अब तीनों के पास होप लगभग खत्म होने लगती है। दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे मैक की हालत सबसे ज्यादा खराब होने लगती है। वह बहुत कमजोर हो जाता है और बार बार हेलुसिनेशंस देखने लगता है। लुई और फिल उसे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका शरीर जवाब देने लगता है। एक सुबह लुई उठता है तो देखता है कि मैक मर चुका है। समुद्र के बीच दोनों कुछ देर चुप बैठे रहते हैं। अब राफ्ट में सिर्फ लुई और फिल बचे होते हैं। फिर भी लुई हार नहीं मानता। वह लगातार फिल को जिंदा रहने की हिम्मत देता रहता है। कई दिनों बाद फाइनली उन्हें दूर जमीन दिखाई देती है। दोनों को लगता है कि अब उनकी जान बच जाएगी, लेकिन जैसे ही वे किनारे पहुंचते हैं, जापानीज सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। अब उनका सर्वाइवल नाइटमेयर खत्म नहीं, बल्कि अभी शुरू हुआ होता है। लुई और फिल को जापानीज सैनिक प्रिजनर बनाकर मिलिट्री कैंप में ले जाते हैं। दोनों बहुत कमजोर हालत में होते हैं। कैंप में बाकी प्रिजनर्स की हालत भी बेहद खराब होती है। सबके चेहरे भूख और मारपीट की वजह से टूट चुके होते हैं। अब लुई को एहसास होता है कि समुद्र वाला संघर्ष खत्म हो चुका है, लेकिन अब एक नई टॉर्चर भरी जिंदगी शुरू होने वाली है। जापानीज गार्ड्स प्रिजनर्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। उन्हें कम खाना दिया जाता है और छोटी छोटी बात पर मारा जाता है। इसी कैंप में लुई की मुलाकात एक डेंजरस ऑफिसर से होती है, जिसे सब लोग ऑद बर्ड कहते हैं। बर्ड बहुत क्रूअल और वायलेंट इंसान होता है। उसे प्रिजनर्स को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने में मजा आता है। जैसे ही बर्ड को पता चलता है कि लुई पहले ओलंपिक एथलीट रह चुका है, वह खास तौर पर उसे टारगेट बनाना शुरू कर देता है। बर्ड हर दिन लुई को बेइज्जत करने की कोशिश करता है। कभी थप्पड़ मारता है, कभी बाकी प्रिजनर्स से उसे मारने को कहता है, लेकिन लुई उसके सामने टूटने से इनकार कर देता है। एक दिन बर्ड लुई को लाइन के बीच खड़ा करके बाकी सभी प्रिजनर्स से उसे पंच मारने को कहता है। एक एक करके सभी प्रिजनर्स मजबूरी में लुई को मारते हैं, लेकिन लुई फिर भी खड़ा रहता है। बर्ड इससे और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब कैंप में जिंदगी और मुश्किल होती जाती है। प्रिजनर्स को भारी सामान उठाने पर मजबूर किया जाता है। उन्हें बर्फीले मौसम में भी काम करना पड़ता है। लुई कई बार इतना थक जाता है कि गिरने लगता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। इसी दौरान दुनिया में वॉर लगातार बढ़ती जा रही होती है। अमेरिका और जापान के बीच लड़ाई और डेंजरस हो चुकी होती है।
एक दिन जापानीज ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं कि लुई को रेडियो प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वह फेमस एथलीट रहा है। उसे ऑफर दिया जाता है कि अगर वह अमेरिका के खिलाफ रेडियो स्पीच दे तो उसकी जिंदगी आसान बना दी जाएगी। लेकिन लुई यह ऑफर ठुकरा देता है। वह अपने देश के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर देता है। यह देखकर बर्ड और ज्यादा ब्रूटल हो जाता है। अब लुई को और ज्यादा टॉर्चर दिया जाता है। उसे भूखा रखा जाता है, मारपीट की जाती है और लगातार मेंटली तोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसके अंदर की फाइटिंग स्पिरिट खत्म नहीं होती। समय के साथ लुई की हालत बहुत खराब होती जाती है। उसका शरीर कमजोर हो चुका होता है, लेकिन उसका हौसला अभी भी जिंदा होता है। बर्ड बार बार कोशिश करता है कि लुई पूरी तरह टूट जाए। एक दिन बर्ड उसे बहुत भारी वुडन बीम उठाने का ऑर्डर देता है। वो बीम इतनी भारी होती है कि बाकी प्रिजनर्स भी डर जाते हैं। बर्ड कहता है कि अगर लुई ने बीम नीचे गिराई तो उसे गोली मार दी जाएगी। लुई पूरी ताकत लगाकर बीम को अपने सिर के ऊपर उठा लेता है। पूरा कैंप उसे देख रहा होता है। कुछ सेकंड्स धीरे धीरे मिनट्स में बदल जाते हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं, चेहरा दर्द से भर जाता है, लेकिन वो बीम नीचे नहीं गिराता। ये देखकर बर्ड गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि लुई अभी तक मेंटली नहीं टूटा होता। अब वॉर अपने अंतिम फेज में पहुंच रही होती है। अमेरिकन बॉम्बर्स जापानीज इलाकों पर लगातार हमला कर रहे होते हैं। कैंप में भी एक्सप्लोजन्स और दूर से आती बॉम्बिंग्स की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। प्रिजनर्स को उम्मीद होने लगती है कि शायद वॉर जल्द खत्म हो जाएगी। कुछ समय बाद फाइनली जापान सरेंडर कर देता है। अब कैंप्स में अनाउंसमेंट की जाती है कि वॉर खत्म हो चुकी है। प्रिजनर्स पहले इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाते। फिर अचानक अमेरिकन प्लेन्स ऊपर से फूड और सप्लाईज गिराना शुरू करते हैं। कई प्रिजनर्स खुशी से रोने लगते हैं। वॉर खत्म होने के बाद अमेरिकन सैनिक कैंप्स में पहुंचते हैं और प्रिजनर्स को आज़ाद कराते हैं। लुई और बाकी प्रिजनर्स बेहद कमज़ोर हालत में होते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर राहत दिखाई देती है। कई सालों बाद पहली बार लुई खुद को आज़ाद महसूस करता है। जब वो अमेरिका वापस लौटता है तो उसका फैमिली उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। सबको लगा था कि लुई शायद मर चुका है, लेकिन अब वो जिंदा वापस लौट आया होता है। पूरे अमेरिका में उसकी कहानी चर्चा का विषय बन जाती है। लोग उसे हीरो की तरह देखने लगते हैं। फिल्म आखिर में हमें बताती है कि असली जीत सिर्फ जिंदा बचना नहीं होती, बल्कि टूटने के बाद भी खुद को संभाल लेना सबसे बड़ी जीत होती है। लुई की पूरी जर्नी स्ट्रगल, पेन, सर्वाइवल और करेज की कहानी बन जाती है। एक ऐसा इंसान जो बार बार मौत के करीब गया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। और इसी के साथ ये इमोशनल और इंस्पायरिंग कहानी खत्म हो जाती है।